तो स्ट्रक्चरल अप्रोच इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है जिसका जो मेन एक्सपोनेंट है एलमॉन्ड और पावेल है या डेविड ईस्टन का भी इसमें क्रेडिट जाता है। तो ज़्यादा जो इसमें रोल रहता है वो गैब्रियल एलमॉन्ड और पावेल का है। जहाँ तक बात है स्ट्रक्चरल अप्रोच के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, सबसे पहले इसका जो यूटिलाइजेशन की है वो एलमॉन्ड और कोलमैन ने की है। ड्यूरिंग 1950-60s उन्होंने इस अप्रोच का सहारा लिया था टू स्टडी दी सिस्टम्स ऑफ नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल कंट्रीज। तो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज जो है, नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स जो थे उनको स्टडी करने के लिए इस स्ट्रक्चरल अप्रोच का यूज़ किया था एलमोंड और कोलमैन ने ड्यूरिंग 1950s एंड 60s राइट आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड। लेकिन जहाँ तक इस स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, द मेन exponent of this very approach as far as the subject comparative politics is concerned वो जाता है, जो मेन एक्सपोनेंट इसके हैं वो है गैब्रियल एलमंड और पावेल। तो एलमंड और कोलमैन ने इसको यूज़ किया था 50-60s में टू स्टडी नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में सबसे पहले इसका यूज़ किया एलमंड और पावेल ने। उन्होंने इसको यूज़ किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, और सबसे पहले जो प्रेफरेंस उन्होंने दी स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, तो उन्होंने पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी किया। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स को स्टडी करने के बाद दे वेंट ऑन और उन्होंने स्टडी किया वेस्टर्न के बाद नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स को भी। तो जिस तरह एलमंड और कोलमैन ने इसको यूज़ किया था सिर्फ स्टडीइंग नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स, एफ्रो एशियन सिस्टम्स या लैटिन अमेरिकन सिस्टम्स, लेकिन जो एलमॉन्ड और पावेल है उन्होंने इस सिस्टम को यूज़ किया है, इस स्ट्रक्चरल अप्रोच को यूज़ किया है टू स्टडी फर्स्टली वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स फॉलोड बाय नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो वहाँ पर उन्होंने ड्यूरिंग देयर रिसर्च, ड्यूरिंग देयर स्टडी, दे फाउंड, दे रिकॉग्नाइज्ड अ मिड पॉइंट। उनको एक स्टेज मिला जिसको उन्होंने मिडल पॉइंट बता दिया, मिड पॉइंट बता दिया। वहाँ पर क्या था, वो जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थी फ्रॉम नॉन वेस्टर्न टू वेस्टर्न, या आपस में जो गैप थी उस गैप के बीच एक मिड पॉइंट था बिटवीन वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न सिस्टम्स, बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिस्टम्स। और वो जो मिड पॉइंट उन्होंने पाया इन दो सिस्टम्स में, उनके कंपैरिजन में, कंपैरेटिव स्टडी के बाद, उसको इन्होंने नाम दिया ट्रांजिशनल स्टेज। उस ट्रांजिशनल स्टेज को उन्होंने फाउंड किया था एज अ मिड पॉइंट बिटवीन नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। और वो जो मिड पॉइंट उन्होंने फाउंड किया था वो किस में था, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कितने प्रॉस्पर कर चुके हैं वेस्टर्न कंट्रीज और कितने बैकवर्ड या प्रॉस्पेरिटी में अभी चल रही है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज। और जो मिड पॉइंट इनके बीच है दैट वाज गिवन द नेम ट्रांजिशनल स्टेज। तो ये जो स्टेज है दैट मीन्स पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिगार्डेड एज अ चेंज। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है उसको रिगार्ड किया गया है, वो एक तब्दीली है, अ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू मॉडर्न सिस्टम। लेकिन कहाँ से, अ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम टू मॉडर्न सिस्टम थ्रू ट्रांजिशनल स्टेज, थ्रू ट्रांजिशनल स्टेज। तो ट्रांजिशनल स्टेज जो है वो एक मिड पॉइंट होता है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सिस्टम्स ऑफ द कंट्रीज। ऐसा एनालाइज किया एलमंड और पावेल ने ड्यूरिंग देयर स्टडी ऑफ political systems of western political countries and non-western political system। और जहाँ तक बात है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच की, इसमें जो ज़्यादा क्रेडिट जाता है एज कम्पेयर टू पावेल वो एलमंड को जाता है, क्योंकि आगे चलकर एलमंड ने इसके बारे में 3 सी दिए, 3 सीज और 4 पीज दिए। 4 पीज मतलब 4 प्रॉपर्टीज दी और 3 सीज मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए। जहाँ तक बात है एलमंड ने जो 4 कॉमन प्रॉपर्टीज़ दी, और वो जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ थी पॉलिटिकल सिस्टम्स के बीच, फॉर एग्जांपल चाहे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम हो या नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम हो, उनके बीच जो उन्होंने कॉमन प्रॉपर्टी फाउंड की वो कौन सी थी। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी फाउंड की तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है, जो ये कंट्रीज़ है, जो ये सिस्टम्स है, चाहे ये वेस्टर्न हो या नॉन वेस्टर्न हो, दे आर हैविंग देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। चाहे अमेरिका की बात हो, चाहे तुर्की की बात हो, चाहे मिडल ईस्ट की बात हो, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट की बात हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम हो, प्रेसिडेंशियल हो, पार्लियामेंट्री हो, यूनिटरी हो या फेडरल हो, अथॉरिटेरियन हो या डेमोक्रेटिक हो, इन सब के होते हैं अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जितने भी ये पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं इनके बीच कुछ फंक्शंस जो है वो कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल
लॉ मेकिंग अगर फंक्शन है यूनाइटेड स्टेट्स में तो वो लॉ मेकिंग फंक्शन है इंडिया में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर इलेक्शन का मेथड है डायरेक्ट तो वो इलेक्शन का मेथड दूसरी कंट्री में भी डायरेक्ट है। तो कॉमन पॉलिटिकल फंक्शंस इनके बीच है, कॉमन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इनके बीच है, और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है सारे जो भी पॉलिटिकल सिस्टम्स है किसी भी फॉर्म में है किसी भी कंट्री का हो, दे आर परफॉर्मिंग नंबर ऑफ फंक्शंस। तो पहली प्रॉपर्टी जो इनके बीच है वो है देयर आर, जो भी सिस्टम्स है दे हैव देयर ओन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स, अपना अपना स्ट्रक्चर रहता है। और जो भी ये पॉलिटिकल सिस्टम्स है तो इनका अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और इनके बीच कॉमन पॉलिटिकल फंक्शंस है। बहुत सारी पॉलिटिकल फंक्शंस ऐसी हैं जो इनके बीच कॉमन है, और बहुत सारी फंक्शंस ऐसे भी है जो ये पॉलिटिकल सिस्टम्स निभाते हैं। दे आर परफॉर्मिंग अ नंबर ऑफ फंक्शंस एज वेल। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी बन जाती है इनकी। और जहां तक इन नंबर ऑफ फंक्शंस की बात होती है, दीज आर 7 फंक्शंस टुवर्ड्स दैट वी विल कम लेटर। तो कुछ ये फंक्शंस भी परफॉर्म करती है। और जहां तक इन पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात है, इनके भी जो इनका नेचर जो होता है, इनका करेक्टर जो होता है वो मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड कल्चर वहाँ पे होता है। कुछ एलिमेंट्स होते हैं मॉडर्न सिस्टम के और कुछ एलिमेंट्स होते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम के। और तो ये 4 प्रॉपर्टीज है जो अल्मॉन्ड ने दी है बिटवीन political systems of the world. That means they are having common political structures, they are performing common political functions, they are also performing a number of functions as well. तो जो political functions है उनमें वो 7 functions आती है। और जो चौथा करेक्टर है जो ये political systems है, they are having a mixed character इनके बीच कैसे हैं, क्योंकि इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम से हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मॉडर्न सिस्टम से हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 जो मैंने आपको बता दी, ये चारों हैं प्रॉपर्टीज पॉलिटिकल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग टू गैब्रियल अल्मॉन्ड। तो इसको आप याद रख सकते हैं बाय डिनोटिंग इट विद 4P, दैट मीन्स 4 प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू अल्मॉन्ड इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। और जहां तक 3C की बात है, दैट मीन्स देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू गैब्रियल अल्मॉन्ड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इंटरडिपेंडेंस एंड बाउंड्रीज। कॉम्प्रिहेंसिवनेस, फॉर एग्जांपल जहां तक अल्मॉन्ड की बात है, अल्मॉन्ड ने 4 प्रॉपर्टीज के बाद ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। और इन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला वो बताते हैं कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है इंट्रैक्शन जो रहती है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इट फंक्शंस थ्रू इनपुट एंड आउटपुट वे, और इसमें जो इंट्रैक्शन रहती है वो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होती है। तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब है इंट्रैक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट विद इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें वो है जो विद इन द सिस्टम काम करती है, लाइक जैसे ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी। तो इनको हम कह सकते हैं इनपुट्स। फॉर एग्जांपल अगर आउटपुट्स की बात करें जो सिस्टम से बाहर है, लेजिस्लेचर से बाहर है, फॉर एग्जांपल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, मास मीडिया होता है। तो इनके भी जो इंटरेक्शन रहती है एक पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ दैट वेरी पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ होता है, एक तो इसके ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, या इनके जो विंग्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी इसकी ब्रांच होती है। और इसके अलावा बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो एक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर होती है, जिससे हम कह सकते हैं मास मीडिया या प्रेशर ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज भी हम कह सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, प्रेशर ग्रुप्स हो, मास मीडिया हो, या ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हो, या ब्यूरोक्रेसी हो, इनके बीच कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रहती है विद इन अ सिस्टम, एंड दैट कंसिडर्स द कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अ गिवन सिस्टम। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स एक पॉलिटिकल सिस्टम का जो है वो है इंटरडिपेंडेंस। जब हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस पढ़ रहे थे तब मैंने आपको वहां पे बताया था कि सिस्टम जो वर्ल्ड के हैं अब ये धीरे धीरे एक दूसरे पे रिलाई करने लगे हैं, इंटरडिपेंडेंट करने लगे हैं। किसी के इंपोर्ट्स किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरे कंट्री के इंपोर्ट्स दूसरी कंट्री के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो एक कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट दूसरी कंट्री के इंट्रैक्शन से अचीव होता है और उससे कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट
पहली वाली कंट्री से अचीव होता है। तो दैट इज कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम में भी इंटरडिपेंडेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन वन सेक्टर ऑफ इंटरेक्शन ब्रिंग्स चेंज इन अनदर सेक्टर। एक सेक्टर में आप तब्दीली कर रहे हो और उसका जो रिजल्ट आता है वो दूसरे सेक्टर पे भी असरअंदाज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब रिवोल्यूशन आया, एलपीजी जब हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो एडवांसमेंट और जो डेवलपमेंट हुई है साइंस, टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन में, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसे पहले बैलेट पेपर हुआ करता था, लेकिन अब सीक्रेट बैलेट है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, लेजिस्लेचर्स के, एग्जीक्यूटिव्स के, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के एरा से बदलने लगे हैं। तो जो सिस्टम है, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम है या इंटरडिपेंडेंस है, इसमें बहुत सारी तब्दीली आती है। तो जो ये पॉलिटिकल सिस्टम होता है एक कंट्री का, जिसमें कॉम्प्रहेंसिवनेस होती है, जिसमें इंटरेक्शंस रहती है इनपुट्स और आउटपुट्स के बीच, जिसमें ग्रोविंग जो इंटरेक्शंस बढ़ती रहती है, इसमें इंटरडिपेंडेंस भी रहती है। जब एक सेक्टर में कोई तब्दीली आती है तो उसका असर डेफिनेटली देखा जाता है दूसरे सेक्टर में। जैसे मैंने बता दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो या ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये एडवांसमेंट या रिवोल्यूशन जो हुआ है आईटी सेक्टर में, इसकी वजह से अगर हम देखेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वजूद में आ गई। तो बैलेट पेपर को रिप्लेस किया सीक्रेट बैलेट सिस्टम ने। या बाकी चीज़ों में भी हम देख सकते, जो रोल ऑफ पोलिटिकल पार्टीज या जो ग्रोथ हुआ है कोएलिशन पॉलिटिक्स का 1989 से 1998 तक, इसको बोला जाता है इंडिया में एरा ऑफ कोएलिशंस। क्योंकि इसके दौरान अगर आप देख सकते हैं, कोई फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट नहीं थी, शॉर्ट शॉर्ट गवर्नमेंट्स रही हैं, बट वो कोएलिशंस थी। इवन 13 डेज गवर्नमेंट वाज देयर अंडर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ड्यूरिंग लेट 90s। तो दैट वाज आल्सो इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। एक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज बदलने लगी है, रीजनल पार्टीज का रोल बढ़ने लगा, वो सारा जो इम्पैक्ट रहा है वो ग्लोबलाइजेशन का असर रहा है। तो इंटरडिपेंडेंस, कॉम्प्रहेंसिवनेस के साथ साथ दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट इज इंटरडिपेंडेंस। और तीसरी चीज जो है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम में, दैट इज बाउंड्रीज। तो ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है बाउंड्रीज। इट मीन्स दैट देयर आर वेरियस पॉइंट्स इन पॉलिटिकल सिस्टम्स वेयर वन सिस्टम एंड्स एंड न्यू सिस्टम बिगिन्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हम देखेंगे, देयर इज अ लाइन नोन एज रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन तक एक साइड से पाकिस्तान है तो दूसरे साइड से इंडिया है। देयर इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन चाइना एंड इंडिया। एक साइड से चाइना, दूसरे साइड से इंडिया, और बीच में मैकमोहन लाइन है, बीच में मैकमोहन लाइन है। देयर इज अ बाउंड्री लाइन 38 पैरेलल, देयर इज अ बाउंड्री लाइन 45 पैरेलल। तो ये सारी जो लाइन्स है, ये एक तो बॉर्डर दिखाती है, इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाती है बिटवीन कंट्रीज, और दूसरा ये दिखाती है बाउंड्री लाइन बिटवीन द कंट्रीज। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम एंड होता है रेड क्लिफ पे, तो दूसरा वहां से स्टार्ट हो जाता है। एक पॉलिटिकल सिस्टम 38 पैरेलल पे फिनिश हो जाता है, तो वहां से दूसरा political system start होता है। तो so that is the third characteristic known as boundaries. The 4 properties and 3 characteristics in the form of 4P you can remember them, and in the form of 3C you can remember them: comprehensiveness, interdependence and boundaries. और जहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस है, जो पॉलिटिकल सिस्टम में फंक्शंस है, जैसे मैंने आपको बता दिया, वहाँ इनपुट फंक्शंस भी आती है और वहाँ आउटपुट फंक्शंस भी आती है। इनपुट फंक्शंस वो होती है जो विद इन द सिस्टम होती है, और आउटपुट फंक्शंस जो होती है, तो इनपुट फंक्शंस पॉलिटिकल फंक्शंस आती हैं, और जो आउटपुट फंक्शंस आती है वो होती है गवर्नमेंट फंक्शंस। तो जो इनपुट फंक्शंस होती है, यहाँ ही आ जाती है पब्लिक डिमांड, यहाँ ही आ जाता है पब्लिक फीडबैक। तो ये इनपुट फंक्शंस जो होती है ये पॉलिटिकल फंक्शंस होती है। और जो इनपुट फंक्शंस या पॉलिटिकल फंक्शंस होती हैं, इनमें 4 ये चीज़ें होती है, 4 फंक्शंस इनमें होती हैं। One is political socialization and political recruitment. Political socialization and recruitment. Political socialization हम कैसे define करते हैं? आपने comparative politics में पढ़ा होगा. Political socialization is a process to transform political cultures from one generation to another generation. जैसे agents होते हैं political socialization के, उसमें peer groups होते हैं जो आपके class fellows होते हैं, जिनके साथ आप ज़्यादा वक्त गुजारते हो. Family सबसे पहला political institution होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के लिए। जो एजेंट रहता है सबसे पहले फैमिली होती है, पीर ग्रुप्स होते हैं, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी होती है, मीडिया होता है। इन सारी चीज़ों से जो कल्चरल इम्पैक्ट आप पे होता है वो बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल कल्चर होता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाता है, और ये एक सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है।
तो ये एक साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के साथ साथ दूसरी चीज जो यहाँ पे होती है वो होती है इनपुट फंक्शन में रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेट वो चीज होती है एज यू नो, जब सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, जब उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू वर्क फॉर द सिस्टम, आगे चलकर या तो वो वर्क फॉर द सिस्टम करते हैं आइदर इन कॉलेज, आइदर इन हॉस्पिटल, आइदर एनीवेयर, लेकिन आगे चलकर वो दे कैन बिकम अ पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल। तो पॉलिटिकल फंक्शंस में, इनपुट फंक्शंस में पहला जो आता है वो आती है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। और दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है वो आती है इंटरेस्ट एटिक्यूलेशन। इंटरेस्ट एटिक्यूलेशन वो चीज होती है जब लोग एक सिस्टम से डिमांड करेंगे, जब लोग एक सिस्टम से डिमांड करेंगे। सो वी कैन से जो इंटरेस्ट एटिक्यूलेशन है, इट इज द वॉइस फॉर पॉलिटिकल डिमांड्स बाय द पीपल टू द डिसीजन मेकर्स। तो डिसीजन मेकर्स को लोग अपनी ग्रीवेंसेस रखते हैं, अपनी डिमांड रखते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट एटिक्यूलेशन है, इट इज द वॉइस फॉर पॉलिटिकल डिमांड्स ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल टू द डिसीजन मेकर्स। तो इंटरेस्ट एटिक्यूलेशन भी पॉलिटिकल फंक्शन है। उसके बाद इस इंटरेस्ट एटिक्यूलेशन के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, लोगों की इस ग्रीवेंस को सुन के गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के बाद जब गवर्नमेंट एक्ट करती है, ग्रीवेंस को सुन के उस ग्रीवेंस को फुलफिल करने के लिए एक्ट करती है, दैट इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन, दैट इज इंटरेस्ट एग्रीगेशन। एंड वी कैन से जो इंटरेस्ट एग्रीगेशन होती है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन में जो गवर्नमेंट होती है वो अपना रोल दिखाती है। अपना रोल कैसे वो दिखाती है? जब वो फुलफिल करती है लोगों की ये डिमांड। तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में लोग अपनी डिमांड रखते थे, और इंटरेस्ट एग्रीगेशन में क्या हो जाता है, वो डिमांड जो होती है उसका मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल डिमांड्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, बाय द इंटरेस्ट ग्रुप्स। तो वो जो लोगों की डिमांड है वो पहुंच जाती है सिस्टम में, वो पहुंच जाती है, चाहे वो प्रेशर ग्रुप्स के थ्रू पहुंच जाएगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू जाएगी, या मीडिया के थ्रू पहुंच जाएगी। दैट इज नोन एज इंटरेस्ट एग्रीगेशन, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट एग्रीगेशन, जब उसको सुना जाएगा ऑन द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकर्स। और इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में लोग अपनी डिमांड रखते हैं, इंटरेस्ट एग्रीगेशन में वो डिमांड कहाँ पहुंच जाती है, डिसीजन मेकर्स तक पहुंच जाती है, थ्रू वेरियस सोर्सेज लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, थ्रू मास मीडिया, और थ्रू इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स। उसके बाद वहां पर आ जाता है जो आखिरी चीज होती है इनपुट फंक्शंस में, पॉलिटिकल फंक्शन जो आखिरी होती है वो होती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो होती है, इट इज द ब्रिज बिटवीन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मासेस। लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक पुल की तरह, एक पुल की मानंद है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो जो भी ये फंक्शंस होती है, चाहे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो, इंटरेस्ट एग्रीगेशन हो, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट या सोशलाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें परफॉर्म हो जाती है, दे आर कैरीड ऑन थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, थ्रू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये चार चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, जिनमें पॉलिटिकल फंक्शंस या इनपुट्स आते हैं, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट एंड सोशलाइजेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये होती है पॉलिटिकल फंक्शंस। तो पॉलिटिकल फंक्शंस के बाद आ जाती है गवर्नमेंट फंक्शंस, और जो गवर्नमेंट फंक्शंस है वो होती है तीन। तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, तो तीन फंक्शंस होती है। जैसे बिल कैसे पास हो जाती है, ये वही फंक्शंस हैं। कवानीन कैसे बनते हैं, ये वही फंक्शंस हैं। तो आउटपुट फंक्शंस में हम कह सकते हैं वो गवर्नमेंट फंक्शंस होती है। ये तीन होती है, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। जहाँ तक रूल मेकिंग की बात है, जब आप पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पढ़ते हो, हाउ लॉज आर मेड, हाउ बिल्स आर पास्ड, हाउ लॉज आर मेड, तो वहां पर आप देखते हो डिस्कशन होती है, डिबेट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, जवाब तलब किए जाते हैं, और बिल पास हो जाती है, वोटिंग करके बिल पास कर दी जाती है। तो वहां पर वो सबसे पहले डिस्कस, बहस, वोटिंग के बाद वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को पास करते हैं। तो दैट इज रूल मेकिंग। अब ये रूल मेकिंग कब फाइनल स्टेज में पहुंच जाएगा, जब इस पे एग्जीक्यूटिव के साइन आ जाएंगे, दैट इज रूल एप्लीकेशन। एग्जीक्यूटिव को ये पावर रहता है कि वो इस पे दस्तखत करे या ना करे। प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो इस पे दस्तखत करता है, कभी बार ठुकराता भी है, वीटो का इस्तेमाल करता है, तो वो होती है रूल एप्लीकेशन, अगर वो दस्तखत कर देते हैं। उसके बाद रूल एडजुडिकेशन। रूल एडजुडिकेशन में जुडिशरी का रोल रहता है। जुडिशरी तब इंटरफेयर करती है जब उनको लगे जो ये कवानीन पास हुए हैं ऑन द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, अगर ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट ना कर रहा हो, तो वेल एंड गुड। बट जुडिशरी ये देखती है, अगर ये चीज़ें जो रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का रूल है, रोल जो रहा है उनको पास करने का इस बिल को, अगर ये गवर्नमेंट के नेशन के इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को वायलेट कर रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करती है वहां पर जुडिशरी
और इस कवानीन को पास होने से रोकती है, एज इट इसको वो डिक्लेयर करते हैं नल एंड वाइड, एज इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, एज इट इज अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। तो वो होती है गवर्नमेंट फंक्शंस या आउटपुट फंक्शंस। तो पॉलिटिकल सिस्टम में 7 फंक्शंस होती है, 4 पॉलिटिकल फंक्शंस होती है, 3 गवर्नमेंट फंक्शंस होती है। जो पॉलिटिकल फंक्शंस होती है अकॉर्डिंग टू गैब्रियल एलिमेंट, political socialization plus recruitment, interest articulation, interest aggregation, political communication। उसके बाद आउटपुट में गवर्नमेंट फंक्शंस आती है, रूल मेकिंग दैट इज लेजिस्लेचर, रूल एप्लीकेशन दैट इज एग्जीक्यूटिव, एंड रूल एडजुडिकेशन रोल ऑफ जुडिशरी। तो ये 7 फंक्शंस आती है पॉलिटिकल सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में। और जहाँ तक बात है ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, इसके बारे में डेविड ईस्टन ने बात की है। डेविड ईस्टन जो मेन एक्सपोनेंट है बिहेवियरल अप्रोच का, तो डेविड ईस्टन ने सिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम और एनवायरनमेंट के बारे में बात की है, और उन्होंने बता दिए जो एनवायरनमेंट होता है इसमें इनपुट्स और आउटपुट्स का रोल रहता है। और जहाँ तक इनपुट्स की बात है, वो लोगों की डिमांड्स होती है और सपोर्ट होता है। अब लोगों की डिमांड के साथ वहाँ पर सपोर्ट कहाँ से मिलता है? जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट के लिए 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ों से लोगों की डिमांड को सपोर्ट मिलता है। लोगों की डिमांड को 3 चीज़ों से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो वहाँ से पास हो जाती है इस सपोर्ट सिस्टम की वजह से। तो डिमांड्स लोगों की है, अब सपोर्ट कहाँ से मिलता है? तो 3 चीज़ें हैं जहाँ से सपोर्ट मिलता है: पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल रिजीम जो वक्त की हुकूमत है, और गवर्नमेंट। तो इन 3 चीज़ों से सपोर्ट मिलता है लोगों की डिमांड्स को: पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल रिजीम एंड गवर्नमेंट। तो ये 3 सब्जेक्ट्स है सपोर्ट के। एक तो लोगों की डिमांड है इनपुट में, दूसरा जो सपोर्ट है, तो डिमांड और सपोर्ट इनपुट में आते हैं अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। लोगों की डिमांड को सपोर्ट मिलता है 3 चीज़ों से: गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल कम्युनिटी से या पॉलिटिकल रिजीम से। और जब ये सपोर्ट मिलता है तो आउटपुट आ जाता है लोगों के लिए, और वो आउटपुट क्या होता है? वो होती है पॉलिसीज और डिसीजंस। ये जो पॉलिसीज या डिसीजंस होते हैं, ये फीडबैक होता है लोगों की डिमांड को। लोगों की डिमांड को ये फीडबैक रहता है कि लोग जो चाहते थे, उन्होंने अपनी डिमांड रखी और उसको सपोर्ट मिला, फिर पास किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने कौन सी पॉलिसी बनाई, उन्होंने कौन सा फैसला किया, तो वो होती है आउटपुट में अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजंस। तो अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, सिस्टम एंड एनवायरनमेंट में इनपुट्स और आउटपुट्स होते हैं। इनपुट्स में डिमांड्स और सपोर्ट होता है, और आउटपुट्स में पॉलिसीज एंड डिसीजंस होते हैं। और जहां तक ये पॉलिटिकल सिस्टम का ये एनवायरनमेंट होता है, इट कैन बी इंट्रा सोशल, इट कैन बी एक्स्ट्रा सोशल। इंट्रा सोशल दैट मीन्स सिस्टम विद इन अ गिवन सोसाइटी, विद इन अ गिवन सोसाइटी। और अगर ये एक्स्ट्रा सोशल है, दैट मीन्स सिस्टम आउटसाइड द गिवन सोसाइटी, आउटसाइड द गिवन सोसाइटी। तो ये डेविड ईस्टन ने इसके बारे में बता दिया है। सो विद दैट वी एंडेड दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो ये अप्रोचेस आए थे, चाहे वो रियलिज्म था या बाकी थे, और आज जो हमने स्टडी किया वो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, जिसका ज़्यादा टच रहा है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ। लेकिन इसमें कभी कभार ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी आता है, और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ इसके क्या हैं। इसके अलावा जो कुछ फंक्शंस, जो 7 फंक्शंस एक सिस्टम करता है, जिसमें पॉलिटिकल और गवर्नमेंट फंक्शंस होती हैं, वो भी बड़ी मतलब अहमियत की हामिल है यहाँ पे। एंड फ्रॉम नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड देन इट विल बी ओवर।